हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट का एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार हिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे, महिलाएँ जाति सुधार। आइए इसके बारे में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उनको पढ़ते हुए चलते हैं और उनकी एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। आप लोग अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिएगा। चलिए, क्या आपने कभी सोचा है 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज विश्वविद्यालय में जाती हैं, विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानून शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है। कानून के अनुसार वे किसी भी जाति समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, यहाँ तक कि विधवाएँ भी दोबारा शादी कर सकते हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती हैं। गरीबों को शिक्षा के ऐसे मुश्किल मौके मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल नहीं पाते हैं। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती हैं। चलिए बात करते हैं। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ है सदाचारी महिला। याद रखिएगा, सती का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच ही नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था अगर औरत पढ़ लिख गई तो जल्दी विधवा हो जाएगी। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती प्रथा की बहुत सारी तस्वीर में से यह एक तस्वीर है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। चलिए आगे बात करते हैं। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच कोई फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे थे। ब्राह्मण क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, इनका स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्भकार, दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियाँ थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे। ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती। ऊंची जात निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने, ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखते हैं ऐसा कैसे हुआ। परिवर्तन की दिशा में उठते हुए कदम। 19वीं सदी की शुरुआत में ही सामाजिक रीति रिवाजों और मूल मान्यताओं से संबंधित बहस और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह थी कि संसार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषा में लिख सकते थे, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक साधुवादी संगठन बनाया। इसके बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना, अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन को नए ढंग से अपनाने के लिए तैयार रहें। चलिए, ये है आपका राजा राम मोहन राय का चित्र। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने, महिलाओं के जो महिलाएं हैं उनके लिए ज़्यादा स्वतंत्रता, समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था।
उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे। विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छोड़ दी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अन्य कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई। जैसा कि अध्याय 6 में पढ़ा, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। आपसे पूछता है सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी, तो 1829 में लगाई गई थी। और राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद में सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज पारंपरिक परंपरा के खिलाफ है। चलिए आगे बात करते हैं। पहले हम लड़कियों को बांध देते थे। चलिए, राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इसमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए। सती प्रथा के बारे में इस तरह का एक उदाहरण है। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आप किससे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया। 1856 में विधवा के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्हें विद्यासागर का भी विरोध किया, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। तो आपसे पूछेगा विधवा विवाह कानून कब आया? 1856 में, ये आपको याद रखना है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के विभिन्न भागों में फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो आपसे पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो यहाँ याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, ये नाम दिया गया है। इसके बावजूद विवाह करने वाले विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते थे। ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। एक बार इनका चित्र देख लीजिए, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। लड़कियां स्कूल जाने लगी। बहुत सारे सुधारकों को लगता था महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे, उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थान से दूर रखना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाले ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। चलिए आगे बात करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर में उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया गया या प्रोत्साहित किया गया कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। चलिए महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता
और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला। वह रूढ़िवादी विचारकों की कट आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक, कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी, समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई थी। पंडित रमाबाई हैं ये। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्हें ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वो अपनी रोजी रोटी चला सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़वादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होने लगेगी, पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़वादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसे कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी। उन्होंने किताब लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से ही महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में जोर लगाना चाहिए। बाल विवाह के विरुद्ध कानून, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों में हो रहे लेखन की वजह से सुधारकों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, पूछता है कब पारित हुआ था। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए हैं जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में होते। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के, 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल और 18 साल कर दी गई। चलिए आगे बात करते हैं, जाति और समाज सुधार। चलिए, जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के विरोधी भी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। जातीय उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठकों में भी सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। आगे कह रहा है, कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए साधन मिलने लगे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों से निकलकर नई नौकरी की तलाश में गांव छोड़ रहे थे। नए कारखानों, नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए, इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जाने लगी, सड़कें बिछने लगी, इमारतें बनने लगी, शहरों को साफ किया जाने लगा। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नाली साफ करने वाले, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने वाले लोग यहाँ मजदूरी करने लगे, और इससे क्या हुई कि मजदूरी की मांग पैदा होने लगी। शहर जाने वालों में बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर अक्सर बहुत कठोर काम होता था, परंतु गरीबी या जो गरीब हैं वो निचली जातियों के लोग को यहाँ गांव में सवर्ण जमींदारों या उनके
जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक आसपास से छूट निकलने का एक मौका था। चलिए आगे बात करते हैं। जूते कौन बना सकता है, इसके बारे में दिया गया, बात इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दूसरी तरफ की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ती गई। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। तो क्या करते थे, वो सैनिक स्कूल में टीचर थे। चलिए आगे बात करते हैं समानता और न्याय की मांग। चलिए देखते हैं। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया। उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरदास ठाकुर ने, मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी संगठनों पर सवाल उठाए, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ इज़हावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरू जाति ओरू मतम ओरू दैवम मनुष्यम, मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। अब ये कथन इम्पॉर्टेंट है। किसने कहा था? श्री नारायण गुरु ने कहा था। याद रखिएगा, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली नीतियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों के स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। आगे बात करते हैं गुलामगिरी। ये हैं आपके ज्योतिराव फुले। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे प्रमुख या मुखर नेताओं में से थे। 1827 में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में विचार व्यक्त किया। उन्होंने ब्राह्मणों की इस दावे का खुलकर विरोध किया कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क है कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वो पराजित जनता को नीच निम्न जाति का मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी ज़मीन और सत्ता का कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फुले ने दावा किया आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे, मराठा देहात पर न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों और अतिशूद्रों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन, ये इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने। संगठन ने जातीय समानता के समर्थक की मुहिम चलाई थी। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृहयुद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि उदाहरण से पता चलता है, फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों, निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। हम भी इंसान हैं। 1927 में अम्बेडकर ने कहा था, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांत समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। मंदिरों में कौन जा सकता था? अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा। रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होते हैं,
स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता। सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना का जो संरचना है इसके बारे में काफ़ी लिखा। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। इसमें महार जात के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 27 से 35 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। गैर ब्राह्मण आंदोलन। चलिए, 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का जिन्हें शिक्षा धन प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े। अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजन असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराण की कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता, रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता, महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन, आंदोलन से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद ये था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच का जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच न आए। वे साबित करना चाहते थे इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और आज भी जारी हैं। ये आपको बताया गया है कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है। सुधारों के लिए संगठित होना। ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। इसकी स्थापना 1830 में की गई। संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा, बलि के विरुद्ध थी। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं, परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर पर हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचना, व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। डेरेजियो यंग बंग आंदोलन। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरेजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कर उन्होंने तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई। महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच और अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है। यह मिशन समाज सेवा, निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्त के लक्ष्य पर जोर देता है। विवेकानंद 1863-1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था, जिन्होंने रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली, संतुलित, आधुनिक विचारधारा से जोड़ लिया, संपूर्ण विश्व में प्रकाशित किया। 1893 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन का हुआ था 1893, याद रखिएगा। संसद में सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया।
लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था, अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अत्यधिक दुख था। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चहारदीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्होंने विश्वास किया कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः यह सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वे वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखिएगा। प्रार्थना समाज 1867 बम्बई में स्थापना इंपॉर्टेंट है। जातीय बंधनों को खत्म करने, बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह पर पाबंदी लगी, इसकी आवाज़ उठाई। धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों पर विचार विमर्श किया जाता। वेद समाज, मद्रास 64 में वेद समाज की स्थापना इंपॉर्टेंट है। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने, विधवा विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों को इसकी सख्त निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद में अलीगढ़ मुस्लिम शिक्षा विद्यालय जाना जाता। याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कह रहा सैयद अहमद खान द्वारा 1875 अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से इसे ही जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती है। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षिक सुधारों के क्षेत्र से गहरा नाता है। आगे बात करते हैं सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 अमृतसर में हुई। बाद में 1879 लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को पढ़ाया जाता था। ठीक है। खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।